ऊपर उंगलियां होती है कि लकीरों के ऊपर उंगलियां होती है, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग पीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीजी मीन्स परफॉर्मेंस गारंटी। कि परफॉर्मेंस गारंटी क्या है। परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में एक कॉन्ट्रैक्टर को यदि कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे पीजी के रूप में कितने अमाउंट को जमा करना होता है। तो इन सारे बातों को अध्ययन या सारे बातों का डिस्कशन आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस गारंटी शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि परफॉर्मेंस गारंटी है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, पीजी को हम यानी परफॉर्मेंस गारंटी को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो रेलवे के किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, तो वो रेलवे को या किसी भी संस्था को ना इस बात से एश्योर करवाता है कि मतलब जो मैं अपना काम जो है विद इन इतने डेज या मतलब कि हम कर देंगे, पूरा अच्छी तरह से उस काम को कंप्लीट कर देंगे, तो उस बात की गारंटी देता है। और उसी बात की गारंटी के लिए उसे पीजी के रूप में यानी परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जो टेंडर वैल्यू है, यानी मान लीजिए टेंडर वैल्यू 1 करोड़ का है, 1 CR का है, तो इसका वो 5% जो होगा वो क्या करेगा, पीजी के रूप में उस संस्था को यानी रेलवे को वो जमा करेगा। यानी 1 करोड़ का 5% कितना हो गया, यानी 5 लाख, यानी 5 लाख रुपीस उसको पीजी के रूप में रेलवे को देना होगा। बेसिकली परफॉर्मेंस गारंटी यही है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि पीजी क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस गारंटी यानी पीजी LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। LOA मीन्स क्या होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी LOA जारी करने के अधिकतम कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है वर्क्स के मामले में। यानी वर्क्स के मामले में कि परफॉर्मेंस गारंटी जब LOA जारी कर दिया गया यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी कर दिया गया, तो उस LOA के जारी होने के अधिकतम कितने दिन के अंदर पीजी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 21 डेज। यानी LOA जारी हो गया तो 21 डेज के अंदर आपको पीजी जमा करना होगा। ठीक है, 21 डेज याद रखिएगा। नेक्स्ट, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत परफॉर्मेंस गारंटी अधिकतम कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है वर्क्स के मामले में, है ना। तो सक्षम यानी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल मिल जाता है, तो उस अप्रूवल के पश्चात पीजी जो है अधिकतम कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो वैसी स्थिति में 60 डेज के अंदर प्रस्तुत किया जाना है। तो यहाँ पर 2 मैटर है, एक है LOA यानी LOA जारी हो गया तो 21 डेज के अंदर, और यदि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मिला तो 60 डेज के अंदर पीजी आपको जमा करना होगा। रिमेंबर इट दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, ठेकेदार द्वारा परफॉर्मेंस गारंटी 21 दिनों के बाद जमा किया जाता है, तो उस पर लगने वाले ब्याज की दर क्या होगा वर्क्स के मामले में। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई LOA जारी हो गया और वो पीजी विद इन 21 डेज जमा करने में वो एलिजिबल नहीं होता, कैपेबल नहीं है, तो उसे एक चार्ज के रूप में, एक पेनाल्टी के रूप में फाइन देना पड़ता है, और वो फाइन है 12%। यानी 21 डेज के विद इन यदि आप सबमिट नहीं करते अपना अमाउंट, तो आपको 12% के हिसाब से आपको कुछ अमाउंट पेनाल्टी के रूप में देना होगा। ओके, नेक्स्ट, पैनल ब्याज यानी पैनल इंटरेस्ट की दर क्या है वर्क्स के मामले में। यानी वर्क्स के मामले कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई कार्य के मामले में जो पैनल ब्याज है तो वो कितना है, तो वो वही है पैनल ब्याज 12% ही है, उसी को बोलते हैं पैनल इंटरेस्ट, जो कि 21 डेज के विदिन यदि आप पीजी जमा नहीं करते हैं तो 12% का जो एक्स्ट्रा जो पेनल्टी के रूप में फाइन भरना होता है ना, उसे पैनल इंटरेस्ट कहते हैं, और वो पैनल इंटरेस्ट है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
परफॉर्मेंस गारंटी ठेके की लागत का कितना प्रतिशत लिया जाता है। ओके, यानी मान लीजिए कि अभी जैसे कि हम लोग शुरू में बताया कि टेंडर मूल्य 1 CR का है, 1 करोड़ का है, तो इसका पीजी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को कितना सबमिट करना होगा, कितना जमा करना होगा। तो पीजी के रूप में इसका 5% जमा करना होगा, यानी 5 लाख पीजी के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि कार्य के दौरान अनुबंध मूल्य में कितनी, यानी कॉन्ट्रैक्ट मूल्य में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन कमी हो जाए या अधिक हो जाए, यानी जो वेरिएशन जो आएगा टेंडर मूल्य में या कॉन्ट्रैक्ट मूल्य में होने पर दोबारा परफॉर्मेंस गारंटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो पीजी जमा कर दिया विदिन 21 डेज। ओके, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट मूल्य जो है, जो वैल्यू था कॉन्ट्रैक्ट का, वो 25% से अधिक, ज़्यादा या कम हो जाए, तो वैसी स्थिति में दोबारा पीजी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कार्य के दौरान अनुबंध मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन मीन्स कमी भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो ये जो वेरिएशन आएगा, तो कितने प्रतिशत का वेरिएशन आने पर दोबारा पीजी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली आंसर यही है और उसका राइट आंसर है 25% का यदि वेरिएशन आता है कॉन्ट्रैक्ट मूल्य में, तो दोबारा पीजी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कार्य के दौरान अनुबंध मूल्य में 25% से अधिक का परिवर्तन यानी कमी या अधिक वेरिएशन होने पर अतिरिक्त मूल्य पर कितने प्रतिशत परफॉर्मेंस गारंटी जमा या लौटाया जाएगा। तो जैसे देखिए पीजी की बात जब भी आएगा डियर फ्रेंड्स, तो पीजी कितना जमा करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 5%। तो आपको बेसिकली यही माइंड में रिमाइंड रखना है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का, यानी हम मतलब कॉन्ट्रैक्टर को 5% जमा करना होगा, उसमें 25% से कमी आ जाए या अधिक आ जाए तो 5% अतिरिक्त मूल्य के रूप में परफॉर्मेंस गारंटी जमा या लौटाया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परफॉर्मेंस गारंटी की वैधता कितने दिनों की होती है। तो देखिए परफॉर्मेंस गारंटी की जो वैधता होती है ना, वो कार्य समाप्ति प्लस 60 डेज, यानी मान लीजिए कि 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो 30 डेज हो गया और प्लस 60 डेज, यानी कार्य समाप्ति के समय ऐसा नहीं है कि 30 डेज, ये मान लेते हैं हम, वो 50 डेज भी हो सकता है, 100 डेज भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस गारंटी की जो वैधता होगी ना, वो कार्य समाप्ति प्लस कार्य समाप्ति के बाद 60 डेज और इतने दिनों तक पीजी की वैधता होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टेटमेंट है कि यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर परफॉर्मेंस गारंटी जमा नहीं करने पर ठेका रद्द हो जाता है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस गारंटी आपको जमा करना ही करना है। यदि आप कैपेबल नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या सही है गलत? तो सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वंस अगेन स्टेटमेंट, यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर परफॉर्मेंस गारंटी जमा नहीं करने के कारण ठेका रद्द होने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाती है। यस, बयाना राशि जो दिया जाता है, और जो मान लीजिए कि बयाना राशि दिया गया 5%, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी आप विद इन द टाइम जमा नहीं करते हैं तो जो बयाना राशि जो होती है ना वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। क्वेश्चन बेसिकली यही कर रहा है। तो क्या बयाना राशि को जब्त कर ली जाती है? तो यस, सही है। 11 वंस अगेन स्टेटमेंट है कि यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर परफॉर्मेंस गारंटी जमा नहीं करने के कारण ठेका रद्द होने के उपरांत उस कार्य के लिए पुनः निविदा यानी टेंडर आमंत्रित किए जाने पर वह ठेकेदार निविदा में शामिल हो सकता है। तो वह ठेकेदार उस टेंडर में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसीलिए तो वो टेंडर को, वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया, क्योंकि विद इन द टाइम वो पीजी जमा करने में कैपेबल नहीं था। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वंस अगेन स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद परफॉर्मेंस गारंटी की राशि वापस कर दी जाती है। तो यस, बिल्कुल वापस कर दी जाती है। ये फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। जैसे हम कैसे कोई शॉप को रेंट पर लेते हैं तो उसमें हमें मतलब कि पहले कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है 20,000 या 30,000 या जिस तरह का एरिया उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम उस शॉप को छोड़ने लगते हैं तो वो क्या होता है, जो मैं जमा राशि किया था वो वापस कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से पीजी में भी होता है कि कोई हम कॉन्ट्रैक्ट लिए तो उसमें हम पीजी को जमा किए परफॉर्मेंस गारंटी को। तो जब हम कार्य समाप्ति कर दें यानी विद इन द टाइम जितना दिनों की हमने टेंडर लिया था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उतने दिनों के अंदर उस काम को हम फिनिश कर देते हैं, तो मैंने जो पीजी के रूप में जो 5% टेंडर मूल्य का 5% जो पीजी जमा किया था वो हमें रिटर्न कर दिया जाता है। एकदम बिल्कुल इजीली है, इसको समझते चलिए और ध्यान से सुनिए डियर फ्रेंड्स। और वन रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, परफॉर्मेंस गारंटी यानी पीजी एलओए जारी करने के अधिकतम कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पहले देखें वर्क्स के मामले में, आप सर्विस ठेके के मामले में देख रहे हैं। तो वर्क्स के मामले में देखिए कि 21 डेज के विदिन आपको पीजी जमा करना होगा, लेकिन सर्विस ठेके के मामले में आपको विदिन 30 डेज के अंदर, यानी इसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं कि क्या है 14, कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत परफॉर्मेंस गारंटी अधिकतम कितने दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है सर्विस ठेके के मामले में। तो वहाँ पर क्या देखे थे कि परफॉर्मेंस गारंटी अधिकतम 60 डेज के अंदर जमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको 90 डेज का टाइम मिलता है सर्विस ठेके के मामले में। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि वर्क्स के मामले में क्या होता है, सर्विस ठेके के मामले में क्या होता है। तो सर्विस ठेके के मामले में आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीजी जो है वो कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो वो है 90 डेज, यानी 60 + 30 और ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ठेकेदार द्वारा परफॉर्मेंस गारंटी 30 दिनों के बाद जमा किया जाता है, तो उस पर लगने वाला ब्याज की दर क्या है सर्विस ठेके के मामले में। तो देखिए, सर्विस ठेके के मामले में 15% आपको पेनाल्टी के रूप में भरना होगा सर्विस ठेके के मामले में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पैनल ब्याज, यानी पैनल ब्याज की दर क्या है सर्विस ठेके के मामले में, तो सेम है 15%, यानी जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो यदि आप विद इन द 30 डेज आप पीजी जमा नहीं करते हैं तो आपको 15% के रूप में पैनल इंटरेस्ट के रूप में आपसे अमाउंट लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी ठेके की लागत का कितना प्रतिशत लिया जाता है सर्विस ठेके के मामले में। वर्क्स ठेके के मामले में हम लोग देखे थे कि 5% लिया जाता है। जैसे बताया था ना कि 1 करोड़ का यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका 5% यानी 5 लाख रुपया आपको पीजी के रूप में सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। बट वो वर्क्स के मामले में था, यहाँ है सर्विस ठेके के मामले में। तो सर्विस ठेके के मामले में आपको 10% पीजी के रूप में जमा करना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं कि जमानत की राशि यानी एसडी मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो जमानत की राशि होती है, ठेके की लागत का कितना प्रतिशत जमा लिया जाता है। बोले थे ना कि यदि पीजी आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो बयाना राशि होती है, जो जमानत की जो राशि होती है यानी एसडी, वो क्या होता है, वो उसको जब्त कर लिया जाता है। तो इसमें भी है कि जमानत की राशि ठेके की लागत का कितना प्रतिशत जमा लिया जाता है, तो वंस अगेन आंसर इज 5%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर है कि जमानत की राशि के बराबर रकम को रनिंग बिल से पूरा करने के लिए कितना प्रतिशत कटौती उस बिल से की जाती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि जमानत की राशि के बराबर रकम को रनिंग बिल से पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत कटौती उस बिल से की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रनिंग बिल में 10% की कटौती की जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 20, बयाना राशि यानी EMD अधिकतम कितना लिया जा सकता है। तो बयाना राशि जो अधिकतम 1 CR लिया जा सकता है, यानी 1 करोड़ लिया जा सकता है।
बयाना राशि। अब बयाना राशि 1 करोड़ रुपये तक मूल्य के कार्यों के लिए कितने प्रतिशत की दर से लिया जाता है? तो बयाना राशि जो कि अधिकतम 1 करोड़ लिया जा सकता है, तो वो 1 करोड़ तक के मूल्य के कार्यों के लिए कितने प्रतिशत की दर से लिया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2%, यानी 2% के हिसाब से वो आपको बयाना राशि के रूप में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बयाना राशि 1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के कार्यों के लिए ज़्यादा होने वाले हिस्से के लिए कितना प्रतिशत लिया जाता है? यानी डियर फ्रेंड देखिए 1 शेयर का मामला है तो 2% के हिसाब से EMD लिया जाएगा, यानी बयाना राशि। और यदि बयाना राशि 1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य की, यानी मान लीजिए कि 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें जो EMD लिया जाएगा बयाना राशि, तो जो अधिक मूल्य हो रहा है यानी 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ या 2 करोड़, यानी 1 करोड़ से ऊपर जितने का भी जो हो रहा है, तो उस पर कितना प्रतिशत बयाना राशि लिया जाएगा? तो उसका आंसर है 0.05% की दर से लिया जाएगा। वैसे 1 करोड़ का है तो 2% के हिसाब से लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट है कि असफल निविदाकारों यानी टेंडरों का बयाना राशि ब्याज के साथ रेलवे वापस करती है? तो इसका आंसर है कि नहीं, आप असफल निविदाकारों का बयाना राशि रेलवे वापस कभी नहीं करती है। जब आप काम ही सेटिस्फैक्टरी नहीं कर पाए तो बयाना राशि आपका गया, आपका जब्त हो गया। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि टेंडर प्रस्ताव की वैधता अवधि कितनी होती है? तो टेंडर प्रस्ताव के वैधता अवधि 2 मंथ या कह सकते हैं 2 मंथ्स के अलावे कह सकते हैं 60 डेज, यानी 60 डेज बोलिए या 2 मंथ्स बोलिए, बात एक ही है। अब यानी टेंडर प्रस्ताव की वैधता जो होती है वो 2 मंथ्स की होती है। अब टेंडर समानता कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंडर समानता 3 प्रकार के होते हैं। टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? टेंडर 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विलंबित निविदा होती है यानी डिले टेंडर क्या होती है? तो डिले टेंडर उस टेंडर को कहते हैं कि जब निविदा यानी टेंडर निर्धारित तिथि से बाद लेकिन टेंडर खोले जाने से पहले प्राप्त हो उसे डिले टेंडर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डिले टेंडर किसको कहते हैं? तो डिले टेंडर कहते हैं ना कि टेंडर की निर्धारित तिथि खत्म हो गई लेकिन टेंडर अभी खुला नहीं है, तो टेंडर मीन्स निविदा, तो टेंडर खुले जाने से पहले यदि जो प्राप्त होता है ना उसे बोलते हैं विलंबित निविदा यानी डिले टेंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कि जब ठेकेदार की अनुमोदित सूची से यानी अप्रूव्ड जो सूची होती है से ठेका प्रस्ताव मंगाए जाते हैं तो वह ठेका क्या कहलाता है? तो वह ठेका कहलाता है सीमित निविदा, है ना। यानी सीमित निविदा कहते हैं कि किसको? कि जब ठेकेदार के अनुमोदित सूची से यानी ठेकेदार का अप्रूव्ड लिस्ट होता है कि इन अप्रूव्ड लिस्ट से ही ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टेंडर मिलता है, तो यदि उस अप्रूव्ड लिस्ट से ठेकेदारों को से ठेका प्रस्ताव मंगाए जाते हैं तो वह ठेका क्या कहलाता है? तो वह निविदा सीमित निविदा कहलाता है, क्योंकि अप्रूव्ड लिस्ट है ना। उसमें जिनका जिसका नाम रहेगा, जिस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ टेंडर उसी को दिया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का जो संख्या है वो सीमित है, इसलिए ऐसे टेंडर को, ऐसे निविदा को सीमित यानी लिमिटेड टेंडर कहा जाता है। ओके, चलिए तो ये हो गया लिमिटेड टेंडर। अब 28 नंबर क्वेश्चन कि कार्य का निष्पादन करने में असफल ठेकेदारों से वसूली जाने वाली राशि क्या कहलाती है? तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं पैनल इंटरेस्ट यानी उसको बोलते हैं पेनाल्टी, दंड, है ना। ठेकेदारों की अनुमोदित सूची की वैधता कितने अवधि की होती है? यानी ठेकेदारों की जो अप्रूव्ड लिस्ट जो बनता है कि 1 to 10 या 1 to 15 ये अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर है, तो इन कॉन्ट्रैक्टों की जो अप्रूव्ड लिस्ट बनती है इसकी वैधता कितनी होती है? तो इसकी वैधता होती है 3 ईयर्स, 3 सालों की वैधता होती है अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर का जो लिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बयाना राशि जमा कराई जाती है। तो बयाना राशि कब जमा कराई जाती है? तो टेंडर फॉर्म के साथ ही EMD यानी
बयाना राशि जमा कराई जाती है टेंडर फॉर्म के साथ ही। बयाना राशि हिस्सा हो सकती है किसका, यानी एसडी का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, यानी एसडी इक्वल टू ईएमडी, यानी ईएमडी जो है बयाना राशि जो है वो जमानत राशि के इक्वल होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बयाना राशि निम्न रूप में वसूली नहीं जा सकती है। तो बयाना राशि को ना कभी चेक के माध्यम से नहीं लिया जाता है, बयाना राशि को चेक के माध्यम से नहीं दिया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट, जमा रसीद, इन सबों से लिया जाता है, लेकिन बयाना राशि कभी चेक के माध्यम से नहीं दिया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि बयाना राशि लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सफल निविदाकारों द्वारा निविदा प्रक्रिया से मना कर देने पर होने वाली हानि की भरपाई हेतु, यानी बयाना राशि इसलिए लिया जाता है डियर फ्रेंड्स, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो कोई टेंडर लेता है, तो टेंडर मान लीजिए कि वो बोलता है कि 50 डेज या 60 डेज में हम इस टेंडर को पूरा कर देंगे, और उस टेंडर को मान लीजिए कि किसी भी कारणवश समय पर पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में तो संस्था का हो, रेलवे को लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस की भरपाई के लिए ना बयाना राशि पहले ही ले लिया जाता है। जैसे हम लोग देखे थे ना कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में यदि 1 CR का ये टेंडर है, तो जो बयाना राशि लिया जाएगा वो 2% के हिसाब से लिया जाएगा, है ना। और 1 करोड़ से ऊपर है तो 0.05% के हिसाब से ईएमडी लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अनुमोदित सूची को कितने श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो अनुमोदित सूची को 4 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। जो अप्रूव्ड लिस्ट बनता है ना कॉन्ट्रैक्टर का, तो जो अनुमोदित सूची, तो उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग 34 क्वेश्चन का जो आज जो कलेक्शन था उसका बेसिकली डिस्कशन किए, और यहाँ देखिए नीचे इसका आंसर भी है, और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए है कि यदि इस क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं और ए होना चाहिए। हालांकि प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जो भी आंसर आपके सामने रखा गया है वो ऑथेंटिक है और वो बिल्कुल प्रमाणित है। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग एक मतलब कि अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देने में हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि जो भी आपके सामने दिया जा रहा है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का जो पीजी का जो डिस्कशन था परफॉर्मेंस गारंटी का आपको समझ में आई होगी, और आप वीडियो में हमेशा और लगातार बने रहिए। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम नए नए वीडियो लाते हैं जो कि आपके अपेंडिक्स 3 है। बेसिकली अपेंडिक्स 3A, 2A, 4A, LDC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम सभी लोग जानते हैं कि फोर्थ कमिंग जो एग्जामिनेशंस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑल आर इम्पोर्टेंट्स। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।